जिनकी कोई लिमिट तक नहीं है, जैसे 25 करोड़ 50 करोड़ कितने भी, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होटल्स वगैरह में कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के नाम से। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक जो बेरोजगार जो एक ग्रामीण स्तर पर जिसने काम करना है वहाँ से लेके एक करोड़पति अरबपति तक के लिए डिपार्टमेंटल जो है उसमें स्कीम सारी कवर की जाती है। तो मैं इस सबसे पहले आज की जो शुरुआत है मैडम नेहा मैडम को बताना चाहूँगा कि वो अपने स्कीम के बारे में आप सभी को बताएंगे। यहाँ पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करवाने का एक इनिशिएटिव लिया। जैसे कि आपको अभी हमारे एक्सटेंशन ऑफिसर ने बताया है कि उद्योग का मतलब बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना नहीं होता है। अब तो उद्योग में छोटी सी इकाई से लेके तो उद्योगों की डेफिनेशन के अंदर एक छोटी सी इकाई से लेके बड़े स्तर तक का यूनिट भी जो है वो काउंट किया जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले जिस स्कीम के बारे में स्टेट मिशन ऑन फूड प्रोसेसिंग, ये जो स्कीम है ये पूरी तरह से जो हमारे खाद्य रिलेटेड जो उद्योग होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है। इस स्कीम में नई इकाइयाँ उन इकाइयों की एक्सपेंशन भी आती है। इस इकाई में कई प्रकार के यूनिट जो है वो स्थापित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे आपका बेकरी का यूनिट हो गया, आपके प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। इस एरिया में कांगड़ा जिला में जैसे आपके मैंगोज काफ़ी रहते हैं, नूरपुर वाली बेल्ट में किन्नू का उत्पादन काफ़ी रहता है। और कोई भी किसान अगर अपनी छोटी सी पैदावार को भी आगे मार्केट में बेचना चाहता है तो वो इस स्कीम का फ़ायदा लेके इसके अंदर अपना यूनिट स्थापित करके इंसेंटिव सब्सिडीज अवेल कर सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत ये कुछ बेसिक स्कीम हैं जो आपको स्लाइड पे नज़र आ रही है, ये काउंट की जाती हैं। इसमें सबसे पहले टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एस्टेब्लिशमेंट आता है। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी बेसिक फूड रिलेटेड इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे कोई बेकरी यूनिट हो गया, कोई स्पाइसेस का यूनिट हो गया, कोई अचार चटनी का यूनिट लगाना चाहते हैं आप, मुरब्बे का यूनिट हो गया। तो किसी भी स्तर पे छोटे से लेके बड़े स्तर तक का यूनिट इस पर लगाया जा सकता है। इसमें आपकी जो प्लांट एंड मशीनरी और टेक्निकल सिविल वर्क रहता है उस पर 33.33% की सब्सिडी दी जाती है, जो कि मैक्सिमम 75 लाख तक की हो सकती है। इसके बाद दूसरा इसमें कोल्ड चेन का प्रावधान है। कोल्ड चेन इसमें नॉन हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस के लिए रहता है। तो इसके अंतर्गत 50% सब्सिडी का प्रावधान है और मैक्सिमम 5 करोड़ तक की सब्सिडी इसमें दी जाती है। जैसे कि हम सबको पता ही है कि फ्रूट्स जो होते हैं वो इन सीज़न बहुत ही कम टाइम के लिए मार्केट में आते हैं और हार्वेस्टिंग पीरियड बहुत शॉर्ट रहता है, लेकिन डिमांड जो होती है प्रोडक्ट्स की वो थ्रू आउट द ईयर रहती है, चाहे मार्केट के स्तर पे हो, चाहे हमारे हाउस होल्ड स्तर पे कंज्यूम करने के लिए हो। तो उस चीज़ को प्रिजर्व करना, हम कुछ आइटम्स बहुत पेरिशेबल होती हैं, उनको हम एज सच प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो वहाँ पे कोल्ड चेन जो है वो आज की डेट में बहुत ही सक्सेसफुल वेंचर स्थापित हैं। जो हमारे बड़े बड़े बिजनेस टाइप ग्रुप्स हैं जैसे अदानी हो गए, इन लोगों ने यही करा कि इन्होंने कोल्ड स्टोर्स लगा लिए और वहाँ पे ये जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं उनको स्टोर कर लेते हैं और फिर ऑफ सीजन जब मार्केट डिमांड रहती है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की तो उन्हें फिर मार्केट में सप्लाई किया जाता है। तो जो प्रोड्यूस आपके रहने वाली जगह पे ज़्यादा है और आपको लगता है कि वो एक बारी में इतना मार्केट में उसकी खपत नहीं हो सकती है, तो उन चीज़ों को जो है हम कोल्ड स्टोर में स्टोर करके थ्रू आउट द ईयर रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद इसमें इसी स्कीम के अंतर्गत प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान है, जिसमें सेमिनार्स वर्कशॉप्स के लिए 50% है, स्टडीज़ और सर्वेस कंडक्ट करने के लिए भी 50% है। इसकी मैक्सिमम कैप जो है वो 4-4 लाख तक रहती है। इसके बाद इसमें प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स और कलेक्शन सेंटर्स रूरल एरियाज़ में स्थापित करने का भी प्रावधान है, जिसमें 2.5 करोड़ तक की सब्सिडी है, जो कि टोटल प्रोजेक्ट का 75% काउंट होगा। इसमें आप जैसे ये किया जा सकता है, जैसे कहीं पे कोई एग्रीकल्चरल पैदावार होती है और आप उसको थोड़ा प्रोसेस करके मार्केट में सप्लाई करना चाहते हैं। जैसे आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें तो जो भी हमारी बेसिक ग्रोसरी आइटम्स होती थी, जैसे चावल होता था या आटा होता था, वो हमें मार्केट में लूज़ मिलता था। हम लोग जाके वैसे ही परचेज़ करते थे कि आप हमें 1 किलो चीनी दे दीजिए या 1 किलो प्याज दे दीजिए। लेकिन आज आप देखेंगे तो जो छोटे छोटे मॉल्स और आपके ये रहते हैं
ग्रोसरी शॉप्स हैं, तो वहाँ पे वो लोग आलू प्याज को साफ करके और उसकी पैकेजिंग करके गोद करके वही माल आपको वापस बेचते हैं। तो वो प्राइमरी प्रोसेसिंग और कलेक्शन हो जाती है। इसमें ये भी किया जा सकता है कि जैसे अगर आपको ये है कि अगर आपके आसपास के एरियाज़ में कोई ऐसी क्रॉप है जिसे छोटे छोटे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं और वो इतने कॉम्पिटेंट नहीं है कि वो उसे आगे जाके मार्केट में सेल आउट करें, तो आप वहाँ पे एक प्राइमरी प्रोसेसिंग या कलेक्शन सेंटर बना के उनकी प्रोड्यूस को उनसे प्रोक्योर करके आगे फर्दर उससे प्रोसेस करके बेच सकते हैं। यहाँ पे हम जैसे आलू का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर किसी एरिया में आलू की प्रोड्यूस अच्छी है आसपास के एरियाज़ में, तो वो वहाँ से उस आलू को प्रोक्योर करके उसके चिप्स बना के या उसके वेफर्स बना के जो है वो मार्केट में सप्लाई कर सकता है। तो उससे क्या है कि एक तो वो आलू जो बेसिकली आपको 20-30 रुपये किलो मिलेगा, उसकी पर केजी जो वैल्यू है वो कम से कम 50 से 60% एनहांस हो जाती है जब हम उसके चिप्स बना देते हैं। तो बेसिकली आइडिया फूड प्रोसेसिंग में रहता है वैल्यू एडिशन का। कोई भी चीज़ है हमें उसकी वैल्यू एडिशन करनी है। जैसे अगर हम रॉ मसालों की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सूखी मिर्ची ले रहे हैं या फिर जैसे आपका लहसुन अदरक होता है, वो रॉ शायद रॉ भी हालांकि उनके दाम ठीक रहते हैं, बट अगर आप उसकी प्रोसेसिंग करके उसके अचार बनाते हैं, या सबसे बेस्ट गार्लिक जिंजर पेस्ट का एग्जाम्पल है आज की डेट में, तो अगर कोई उसका यूनिट सेटअप कर दे तो इतने सैशेज में भी कुकिंग पर्पज़ के लिए वो उसकी वैल्यू एडिशन होकर उसकी जो कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो 10 to 20% एनहांस हो जाती है। तो वो इसमें आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मीट शॉप्स। इस एक्टिविटी को इसमें कंसीडर करने का जो बेसिक पर्पस था वो इन शॉप्स की हाइजीन को एनहांस करना भी था, क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि मीट शॉप्स जो होती हैं वो थोड़ी वहाँ पे हाइजीन का थोड़ा इशू रहता है, और जो हमारे कन्वेंशनल मीट शॉप्स होती हैं वहाँ पे वो थोड़ा मतलब प्रॉपर ना उनके पास रेफ्रिजरेशन होता है ना कुछ होता है, तो वहाँ से कभी ये खतरा भी रहता है कि कहीं कोई महामारी ना फैल जाए या कोई बीमारी के रूप में वहाँ से कोई नई चीज़ उत्पन्न ना हो जाए। तो उसको ये करने के लिए इसमें मॉडर्नाइजेशन ऑफ मीट शॉप्स रहा। इसमें मेरा सबसे निवेदन रहेगा कि अगर आपके आसपास आपके लोकल एरियाज़ में भी कोई ऐसी मीट शॉप्स एग्जिस्टिंग हैं जो आपको लगता है कि अगर वो थोड़ी सी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या फिर वो उसको मतलब रिनोवेट करना चाहते हैं, तो वो इस स्कीम के अंतर्गत इसमें इंसेंटिव ले सकते हैं। इसमें 5 लाख जो कि 75% है टोटल इन्वेस्टमेंट का। इसके बाद इसमें लास्ट एक्टिविटी है रीफर व्हीकल्स की। रीफर व्हीकल्स का मतलब होता है कि जैसे आपका एक बड़ा व्हीकल होता है, उसके पीछे एक रेफ्रिजरेशन एक बॉडी माउंट की होती है, और उस बॉडी के अंदर जो है आप अपनी सामान को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई डेयरी यूनिट लगाता है और उनको ज़रूरत पड़ती है कि वो जो उनका दूध दही मक्खन है वो उसको एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना चाहते हैं, तो वहाँ पे एक रीफर व्हीकल एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि वो चीज़ें आइटम्स जो हैं आपकी ख़राब नहीं होंगी। ऐसे ही आजकल यहाँ पे कुछ लोग स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं, कुछ लोग कीवी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो स्ट्रॉबेरी वगैरह ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो आपके बहुत पेरिशेबल होते हैं, वो विदिन 2-3 डेज जो है वो ख़राब होने लग जाता है। तो अगर आपने उस प्रोड्यूस को बड़ी मार्केट में पहुँचाना है, आप उसको यहाँ से जैसे बॉर्डर एरियाज पे या फिर किसी दूसरी सिटी में ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप रीफर व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो प्रोड्यूस की शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है और आपका प्रोडक्ट जो है वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ये जो कुछ स्कीम्स थी ये हमारी फूड प्रोसेसिंग स्कीम्स थी। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो बेसिकली जितने भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं बेसिकली उनको मोटिवेट करने के लिए। ऐसा नहीं है कि यंग लोग भी इसमें आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है, बट बेसिकली एक सरकार ने उनके लिए एक प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया है। जैसे कि आपको पता होगा कि अभी जो हमारी प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है, जब वो सेंटर में आई थी तो उन्होंने कुछ बड़ी मतलब बेसिक और बड़े स्ट्रॉन्ग कैंपेन स्टार्ट किए थे, जिसमें डिजिटल इंडिया था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस था और स्टार्टअप इंडिया था। उसी से मोटिवेट होकर हमारी प्रदेश सरकार ने भी स्टार्टअप स्कीम लॉन्च करी थी, जो कि स्टार्टअप हिमाचल स्कीम थी। इस स्कीम का जो मेन मोटिव था वो ये था कि अगर कोई भी ऐसा इंडिविजुअल है जो कुछ नया करना चाहता है, जिसका कुछ नया आइडिया है कि वो कुछ नई तरह का यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहता है, तो उनको इस स्कीम के अंडर जो है हैंड होल्डिंग की और फाइनेंशियल असिस्टेंस की जो है एक मतलब एलिजिबिलिटी मार्क की गई थी। इस स्कीम के अंतर्गत कोई भी नया एंटरप्राइज जो है वो एक स्टार्टअप एंटरप्राइज चिन्हित किया गया है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आप में से किसी के भी माइंड में कोई ऐसा आइडिया है कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, बट टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि उस तरह का वेंचर कभी पहले इन एग्जिस्टेंस नहीं हो, मतलब आप उसमें कुछ मॉडिफिकेशन लाके कुछ नया करना चाहते हैं, तो आप स्टार्टअप स्कीम के अंडर आ सकते हैं। इस स्कीम में सबसे अच्छा जो प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव लिया था वो ये था कि हमारे स्टेट में डिफरेंट इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए गए थे।
इंक्यूबेशन सेंटर्स वो स्थान होते हैं जहाँ पे अगर आपका कोई बेसिक आइडिया रहता है तो उसकी ग्रूमिंग की जाती है। वहाँ पे एक टेक्निकल स्टाफ की कमेटी रहती है। उस स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर हर सब्जेक्ट के एक्सपर्टीज होते हैं। आपका प्रोजेक्ट जिस स्ट्रीम से रिलेटेड होता है वो उन्हीं मेंटर के अंदर आपको एनरोल किया जाता है और वहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट की जो है उसको फाइनल शेप देते हैं, स्टडी करते हैं और अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो है अच्छे स्तर पे काम करते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी। हमारे स्टार्टअप्स में, हमारे प्रदेश में बहुत से अच्छे स्टार्टअप्स अभी एनरोल हुए हैं। उसमें से एक जो बहुत अच्छा आइडिया था वो ये था कि एक ऊना साइड से एक इंडिविजुअल थे, तो उनके माइंड में ये आया कि वहाँ पे जो चिंतपूर्णी माता का टेम्पल है वहाँ पे डेली फ्लावर्स बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लावर्स चढ़ते हैं और उसके बाद उन फ्लावर्स का कोई यूज़ नहीं होता है, वो जस्ट वेस्ट होता है, उसको फेंक दिया जाता है। तो उन्होंने उन जो वेस्ट फ्लावर्स थे उससे उन्होंने अगरबत्तियाँ बनाई और उन अगरबत्तियों का बेनिफिट ये था कि एक तो वो हर्बल थी, उसमें वो केमिकल्स नहीं थे जो हमारी कन्वेंशनल अगरबत्तियों में होती है, और दूसरा उन्होंने एक वेस्ट चीज़ को एक मतलब उन्होंने आप बोल सकते हैं नेचुरल एक ग्रीन प्रोडक्ट तैयार किया वहाँ पे। और आज उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेजोन पे और दूसरी मार्केटिंग साइट्स पे भी अवेलेबल हैं। इसी तरह से और भी कई सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टअप्स रहे हैं और गैजेट बेस्ड स्टार्टअप्स रहे हैं। कुछ जब हमारी यहाँ पे ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी तो वहाँ पे भी एक स्कूल ड्रॉप आउट एक स्टूडेंट आया था। उसने जिस तरह से एलेक्सा काम करता है सेम उसी तर्ज पे एक अपना रोबोट सॉफ्टवेयर डेवलप किया था जो बिल्कुल वैसे ही कमांड्स को लेता था और आपको रिप्लाई देता था जैसे दूसरे डिजिटल सॉफ्टवेयर्स देते हैं। तो मतलब ये एग्जांपल्स बताने का मेन मकसद ये है कि स्टार्टअप का अर्थ ही ये है कि आप कुछ अपना नया डेवलप करना चाहते हैं, कोई अपनी नई चीज़, अगर आपके माइंड में कोई भी आइडिया है कि ये चीज़ हो सकती है, कि ऐसा कुछ बनना चाहिए, आपके पास आइडिया है लेकिन आपको पता नहीं है कि उस चीज़ को कैसे बनाया जाए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी कि उस तरह से वो चीज़ तैयार हो जाए, तो उसके लिए सरकार ने इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। वहाँ पे टेक्निकल कमेटी रहती है और वहाँ पे जो है आपको एक बार अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है कमेटी के सामने। आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाता है तो आपको वहाँ पे एक मेंटर दिए जाते हैं आपकी रिसर्च वर्क के लिए। उन मेंटर के अंडर आप 1 साल तक रिसर्च करेंगे। इस 1 साल के पीरियड में आपको हर मंथ 25,000 रुपीज़ का वहाँ पे स्कॉलरशिप फंड भी मिलता है अपने एक्सपेंडिचर्स को इनकर करने के लिए। उसके बाद जैसे ही आपका प्रोटोटाइप मतलब कि आपका एक बेसिक प्रोडक्ट जब तैयार हो जाता है जो आपको चाहिए अपने प्रोजेक्ट के लिए, तो आप हमारी दूसरी स्कीम्स में जो हमारी कई डिपार्टमेंटल वेरियस स्कीम्स रहती हैं, आप उसके अंदर उस प्रोडक्ट के बेसिस पे अपना एक अच्छा एंटरप्राइज या अपना इंडस्ट्री जो है वो सेटअप कर सकते हैं। लैब्स स्टार्ट करी हैं और इसी तरह के कई इनिशिएटिव्स कॉलेज लेवल पे लिए जा रहे हैं। लेकिन कई बार होता है कि स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद भी कोई इंसान कुछ इनोवेशन अगर करना चाहे तो वो इन स्कीम्स के अंदर एनरोल होकर जो है इनका बेनिफिट ले सकता है। इसके अलावा हर साल जो प्रदेश सरकार है वो एनुअल एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स ऑर्गेनाइज करती है। इसमें लोग अपने आइडियाज़ देते हैं और उन आइडियाज़ की स्क्रूटनी की जाती है कमेटी द्वारा। तो जो भी आइडियाज़ उनको सबसे बेस्ट लगते हैं, जो वर्किंग आइडियाज़ होते हैं, उनके आधार पर उन्हें 1,75,000 और 50,000 के प्राइजेस जो हैं वो एवरी ईयर सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तो ये मतलब 2 बेसिक हमारी स्कीम्स थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसीलिए मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी अभी रिसेंटली, क्योंकि यहाँ पे हम ब्लॉक ऑफिस में आए हैं और पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स रहते हैं और आप लोग सबसे मेन एक हम बोल सकते हैं माइलस्टोन होती है रूट लेवल तक अपनी स्कीम्स को ले जाने के लिए। तो एक नई अभी स्कीम हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च की गई है जो कि है PMFME, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस। इस स्कीम के अंडर जो है ये पूरे देश में चलाई जा रही है और इसमें एक इनिशिएटिव लिया गया है ODOP, जिसका मतलब है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक प्रोडक्ट इसमें चिन्हित किया गया है। तो कांगड़ा जिला के लिए इसमें मैंगो लिया गया है। मैंगो इसलिए लिया गया है क्योंकि यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत बड़ी तादाद में हैं और लेडीज़ जो होती हैं वो इनके साथ जुड़ के ज़्यादा अच्छे से काम कर पाती हैं। तो कोई भी अगर ऐसा सेल्फ हेल्प ग्रुप है या फिर कोई इंडिविजुअल भी ऐसा है जो इसमें अपना यूनिट सेटअप करना चाहता है तो वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम सब्सिडी रहेगी 10 लाख तक और टोटल प्रोजेक्ट की 35% सब्सिडी का इसमें प्रावधान है। इसके अलावा इसकी एग्जिस्टिंग के लिए भी है। अगर कोई भी एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस है, जैसे कि कोई बेकरी का यूनिट है, मसालों का यूनिट है या अचार चटनी का यूनिट है, उन्हें एक नई मशीन खरीदनी है या उन्हें ऐसी ज़रूरत है कि हमें थोड़ा सा इन्हांस करना है अपने प्रोजेक्ट को, हमें 1 या 2 मशीन की ज़रूरत है, तो वो भी इसमें एक्सपेंशन कर सकते हैं। सिर्फ
मैंगो में ही यूनिट सेटअप कर सकते हैं, और जो एग्जिस्टिंग होंगे वो मैंगो में भी कर सकते हैं, और उसके अलावा जो उनका एग्जिस्टिंग यूनिट होगा वो उसकी भी इसमें एक्सपेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये स्कीम अभी बहुत ही पायलट स्तर पे चलाई जा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो मेरा जो भी पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे निवेदन रहेगा कि प्लीज़ आप अपने विलेज लेवल पे जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, या फिर आपके जो मतलब लेडीज़ ऐसी होती हैं छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई, जो मैंगो रिलेटेड अचार, चटनी, मुरब्बा, इन सब चीज़ों का काम करना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें लाएँ, क्योंकि इसमें ग्रुप्स में एक सीड कैपिटल का प्रावधान भी है, जिसमें उन्हें रिवॉल्विंग फंड के तौर पे जो है 40,000 रुपीज़ की ग्रांट का भी एक प्रोविज़न रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा मतलब इनिशिएटिव लिया गया है सरकार द्वारा रूट लेवल तक फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को एनहांस करने के लिए। बाकी आपको भी हमारे जो DGM सर हैं, वो हमारी जो सबसे मेन डिपार्टमेंटल स्कीम है, जो इस प्रदेश सरकार का हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसके बारे में पूरी जानकारी साझा करेंगे। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में भी कोई सवाल है या कोई प्रश्न है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। एक स्टार्टअप का मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हमारे शाहपुर से एक लेडी थे, उन्होंने पाइन नीडल्स जो होते हैं, जो उसके वेस्टेज जो चीड़ की जो पत्तियाँ होती हैं, उसको वेस्ट जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने उसका जो है एक अलग अलग प्रोडक्ट्स वो बना रहे हैं, और वो हार्डली मेरे ख्याल से 8वीं या 10वीं पास वो लेडी हैं, और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको CM स्टार्टअप ने जो स्टार्टअप हीरो ऑफ द स्टेट अवार्ड से नवाजा है, और आज वो काफ़ी अच्छा उनकी जो कवरेज है, इवन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक जो है उनकी कवरेज मिली है, और हर एक नेशनल लेवल पे उनको जो है उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। एक हमारे धर्मशाला से ही स्कोम से लगते एक युवा है, उन्होंने एक ड्रोन नए तरीके का जो है वो आविष्कार किया है। उसमें एक खासियत ये है कि वो, और उन्होंने किसी इंस्टीट्यूशनल की भी हेल्प नहीं ली, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो ड्रोन है, अभी जो एग्जिस्टिंग ड्रोन है उसमें ऑपरेट करने पड़ते हैं, रिमोटली से कंट्रोल करने पड़ते हैं, पर उसमें उन्होंने क्या किया है कि वो जैसे ही एक सेंसर बेस्ड तैयार किया है ड्रोन, और उसमें उन्होंने जैसे ही कोई अगर एसेंशियल सर्विसेज के लिए उसको फ्यूचर में यूज़ करने का उनका प्लान है, और अभी रिसेंटली लास्ट वीक ही उनको टॉप 30 में जो है इंडिया में उनको सेलेक्ट किया गया है, और 10 लाख रुपए जो उनको इस प्रोजेक्ट के लिए इनाम भी मिला है। जो 18 साल से ऊपर हैं, और इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना PMEGP स्कीम ये 2008 से डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, KVIC और KVIB 3 एजेंसियां इसको चलाती हैं। इसमें नोडल एजेंसी जो है खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन है। इसमें कोई भी युवा युवती जिसकी उम्र जो है 18 साल से ऊपर है, और एज लिमिट इसमें कोई भी नहीं है, और सर्विस सेक्टर में 10 लाख और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 25 लाख तक जो है फर्स्ट लोन का प्रावधान है। इसमें 2 तरह की एक्टिविटीज़ कवर की जाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर। ट्रेडिंग के लिए इसमें नहीं है प्रावधान, उसके लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना वो डिटेल में GM साहब बताएंगे। इसमें पहले क्या होता था कि लॉकडाउन से पहले इसकी डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती थी, उसमें 7 मेंबर्स होते थे, पर भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए और जल्दी से जल्दी जो नए उद्यम स्थापित किए जा सके, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी थी उसको अब कैंसिल कर दिया है। अब वर्दी GM सर की अध्यक्षता में ही सर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल अप्रूव करते हैं इन केसेस, सभी के जो भी हमारे पास केसेस इसमें ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं। इसमें मेनली चाहिए होते हैं कि पॉपुलेशन सर्टिफिकेट, जहाँ पर जिस पंचायत में आप ये यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, वहाँ जो भी एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है उसका आधार कार्ड चाहिए होता है, और एक ब्रीफ सी प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए होती है कि आपने जो काम करना है उसमें इन्वेस्टमेंट किस किस कंपोनेंट पे कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं, और एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आधार कार्ड। ये पाँच ही चीज़ें जो है इनकी इसमें चाहिए होती है। और उसके अलावा एक स्कोर कार्ड का जो प्रोविज़न जो है, क्योंकि यहाँ पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में इंटरेक्शन के लिए बुलाया जाता था, वो मीटिंग कैंसिल कर दी हुई है, तो उसमें अब एक स्कोर कार्ड का जो प्रोविज़न है इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। उसमें जैसे कि अगर किसी व्यक्ति का जो है अपने जो खुद के घर में रह रहे हैं उसके अलग मार्क्स हैं,
और उसको एक पास्ट एक्सपीरियंस है उस फील्ड में, उस फील्ड से संबंधित, तो उसको अलग से मार्क्स उसमें दिए जाते हैं। उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, उसमें एक्सपर्टीज़ कितनी है, इस तरीके के उसमें स्किल जो पर्टिकुलर किसी फील्ड में जो काम करना चाहते हैं उसमें उन्होंने कोई स्किल्स सर्टिफिकेशन या कोई स्पेशलाइजेशन उनको है तो उसके अलग से मार्क्स दिए जाते हैं। उसमें अगर तो 10 लाख तक के प्रोजेक्ट्स हैं तो उनमें 50 मार्क्स जो है वो ज़रूरी हैं, और यदि 10 लाख से ऊपर के प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें 70 मार्क्स का जो है उसमें प्रोविज़न रहता है। जैसे इसमें अगर पास्ट हिस्ट्री कैसी है बैंक से, कोई सिविल स्कोर खराब तो नहीं है, उसके ऐसे ऐसे बेसिस पे अलग अलग क्राइटेरिया हैं, आप जब जैसे वेबसाइट चेक करेंगे। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए जो है इसमें अलग अलग प्रोविज़न है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सारा रूरल में आता है, तो 25 से 35% कैपिटल सब्सिडी दी जाती है। और इस स्कीम की विशेषता ये है कि इसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल टोटल प्रोजेक्ट में जो है उसमें कैपिटल सब्सिडी का प्रोविज़न है। सिर्फ जो जनरल मेल है उनके 25% सब्सिडी है, बाकी लेडीज चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, जनरल SC ST OBC सभी के लिए 35% सब्सिडी का इसमें प्रोविज़न है। अभी रिसेंटली इसको ये फर्स्ट लोन का जो है 10 लाख और 25 लाख, जैसे मैंने बताया कि 10 लाख जो है वो सर्विस सेक्टर के लिए है, 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। रिसेंटली इसमें सेकंड लोन का भी प्रोविज़न कर दिया गया है कि जिनके भी जिस भी यूनिट्स के 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं और जो अच्छी अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल कर रहे हैं और प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग जो है जिन्होंने मेंटेन की है और ITRs वगैरह भरे हैं, उनको सेकंड लोन का भी प्रोविज़न इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें 1 करोड़ तक के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वो कवर किए जा सकते हैं। जैसे आपको पता ही होगा कि रिसेंटली MSME की जो डेफिनेशन है वो रिवाइज की गई है। पहले माइक्रो स्मॉल है मीडियम एंटरप्राइजेज की उसमें जो डेफिनेशन थी जिसमें प्लांट एंड मशीनरी 25 लाख तक रहती थी, उसको माइक्रो सेक्टर में कंसीडर करते थे, पर अब उसमें 1 करोड़ तक के जितने भी यूनिट्स हैं उनको माइक्रो यूनिट्स में कवर किया जाता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए आप PMEGP में जो सेकंड लोन है, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट लोन की जो प्रॉपर जिसमें एडजस्टमेंट हो चुकी है सब्सिडी की, उनको सेकंड लोन का भी प्रोविज़न है और उसमें 1 करोड़ तक के प्रोजेक्ट्स में फ्लैट जो है 20% सब्सिडी जो स्टेट के लिए उसमें प्रोविज़न रखा गया है। इसके अलावा जैसे मैंने शुरू में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि REBT की स्कीम जो है इसमें कोई भी युवा जो 16 साल से अधिक की जिसकी उम्र हो चुकी है, यदि आपको लगता है कि उसको जो प्रोडक्टिव एज में किसी कारणवश जो है, क्योंकि पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर बैठे हैं तो आप अक्सर देखते होंगे कि बड़े सारे ऐसे लोग होते हैं जो स्पेशली इसमें BPL को प्रेफरेंस दी जाती है। और पहले क्या होता था कि हमारे पास सिर्फ एक ही स्कीम थी इसमें, REBTP रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें सिर्फ SC कैटेगरी से बच्चे जो सिलेक्ट किए जाते थे, पर अब स्टेट गवर्नमेंट ने उसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही एक स्टेट रूरल इंजीनियरिंग बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो भी स्टार्ट कर दिया है। उसमें SC कैटेगरी को छोड़ के बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वहाँ से बच्चे जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 16 साल से अधिक की उम्र होनी चाहिए, और जो इसमें कोई भी जो अच्छा कोई अगर आप जिसमें मास्टर क्राफ्ट्समैन जो होगा जहाँ से ट्रेनिंग अगर वो लेना चाहते हैं एप्लीकेंट, तो उसमें वहीं पे किसी इंस्टीट्यूशन में इनको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं होगी, वहीं से काम सीख सकता है। और जो सिखाने वाला व्यक्ति होगा उसको भी 500 रुपये पर कैंडिडेट जो है वो इंसेंटिव दिया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से, और जो सीखने वाला बच्चा होगा उसको 24 रुपये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है REBTP, और जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें 1500 रुपये का प्रोविज़न है, और 9 महीने से 12 महीने तक की ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और मेरा रिक्वेस्ट है, और लास्ट में जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो ट्रेनी होगा उसको 7000 रुपये की जो टूल किट है उसको खरीदने के लिए भी एक डिपार्टमेंट से अनुदान राशि प्रदान की जाती है। आगे की जो अलग अलग डिपार्टमेंटल की जो सबसे फ्लैगशिप प्रोग्राम आज की डेट में विभाग चला रहा है, और आप सभी को उसके बारे में भली भांति पता भी होगा, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, उसके बारे में मैं
भी आपसे टेम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट करवा देंगे सभी, उसमें भी डिपार्टमेंट जो भी हम ये बता रहे हैं उसका पूरा एक ओवरव्यू दिया हुआ है स्कीम का। अब मैं अनुरोध करूंगा वर्दी जीएम सर से कि डिपार्टमेंट की बाकी स्कीम्स के बारे में, मेनली मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना IDS के बारे में प्लीज बताएं। सभी को नमस्कार। यहाँ पर उपस्थित बहुत से विभागों से अधिकारी भी आए हुए हैं। हमारे बीच में उपस्थित पंचायत रिप्रेजेंटेटिव, यूनिवर्सिटी सेंटर से भी आए हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज से, फार्मेसी कॉलेज से भी स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज से है, ITI से, और कुछ अपने वैसे भी आए हुए हैं। मैं इस एक दिवसीय कार्यशाला में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। आज मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना हर जगह आपने रेडियो पे भी, इवन तो हमारे जो हमारे लोकल न्यूज़ है, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे इसकी एडवर्टीजमेंट हो रही है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। हमारी प्रदेश सरकार ने 2018 में मुख्यमंत्री जी ने इस स्कीम की घोषणा की थी कि जितने भी हमारे प्रदेश के युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष है, जिससे बाद में बढ़ा करके 45 वर्ष कर दिया गया, क्योंकि ये उसी के उस दायरे में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उसका डोमेन बढ़ गया। तो उनको एक स्वरोजगार की अवसर प्रदान करने के लिए कि अपने रोजगार को स्थापित करें, बाकी और लोगों को भी वो रोजगार दें, इस स्कीम का शुभारंभ किया गया, जिसमें शुरू में जो था कि इसकी मैक्सिमम लिमिट जो 40 लाख रुपए तक थी, 40 लाख रुपए। उसके बाद में इसको बढ़ा करके अभी जो है 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए तक का जो अपना यूनिट है, अपने जो उद्योग है, उसको स्थापित कर सकता है, जिसमें ये बैंकों के माध्यम से उसको लोन प्रोवाइड कराया जाएगा, और जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट होगी उस उद्योग में, उसको बिल्डिंग बनाने में, उसकी प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करने में, उसको वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसमें उसको 25 से लेके 35% जो % तक की सब्सिडी जो है इसमें प्रदान की जाती है। जेंडर बेस्ड सब्सिडी है, मेन के लिए 25%, वुमेन के लिए 30% और विडोज के लिए 35% है। इसके अलावा जो है इस स्कीम में जो भी ब्याज लगेगा, इसमें जो बैंक जो चार्ज करेगा, जो ब्याज चार्ज करता है, उसमें अगर मान लिया 10% चार्ज कर रहा है, तो विभाग की तरफ से 5% की सब्सिडी जो है उसको ब्याज पे भी दी जा रही है, और ये सब्सिडी जो 3 वर्षों तक होती है। जनरली क्या होता है कि जो स्टार्टिंग का जो लोन होता है उसमें मैक्सिमम ब्याज लगता है, तो 3 वर्ष तक जो उसको अगर सब्सिडी दी जाती है, ब्याज पे भी मिल रही है, कैपिटल सब्सिडी है। अगर मान लिया जाए कि अगर मैंने ब्यूटी पार्लर खोलना है, जिसमें जो मेरे को सिर्फ 1 लाख रुपए लोन की आवश्यकता है, अभी 1 लाख रुपए के लिए उसके पास में अगर मान लिया उसको सिर्फ अपना मार्जिन सिर्फ 10,000 रुपये होनी चाहिए, अपने 10,000 रुपये हो, तो बाकी 90% जो लोन उसको जो बैंक के माध्यम से दिया जाएगा, और उसमें जो सब्सिडी है वो वुमेन है, तो इसलिए उसको 30% सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि 30,000 जो सब्सिडी होगी उसकी, और अभी रिमेनिंग अमाउंट हो गया उसका 10,000 रुपये उसका अपने लगाया, तो यानी कि 40,000 हो गया, तो रिमेनिंग अमाउंट हो गया 60,000। तो 60,000 रुपये तो बैंक से लोन मिल जाएगा, उसको बैंक लोन दे देगा, और उसको पैसे वापस 60,000 ही वापस करने हैं, उसको ज़्यादा नहीं करने हैं उसको। और जो भी वट एवर इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसके ऊपर, वो 5% की सब्सिडी हो 3 ईयर्स के लिए, वो डिपार्टमेंट की तरफ से रिइंबर्स हो जाएगी उसको ईयरली बेसिस पे 3 साल तक। इस स्कीम की कैसे आप मतलब इसको, इसमें कोई भी ऑफलाइन कोई नहीं है, कोई आवेदन जो है सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम पे कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी आप कर सकते हैं इसको।
डॉक्यूमेंटेशन कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन भी सिंपल एप्लीकेशन है। हमारी वेबसाइट है www.mmsy.hp.gov.in, इसमें जाकर के अप्लाई करना है। और इसमें जो 4 डॉक्यूमेंट्स होते हैं कि एक आधार कार्ड होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, उसका एज प्रूफ होना चाहिए क्योंकि 45 ईयर्स तक की स्कीम है, 45 साल तक। और इसमें एक प्रोजेक्ट छोटा सा 1 पेज की प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, वो हमारे पास अवेलेबल है, उसका सैंपल अवेलेबल है। उसको बस उसमें फिगर्स ही भरने होते हैं और वो अपलोड करनी है वेबसाइट पे। हमारी मंथ में कई बार 2 मीटिंग हो जाती है, 1 मीटिंग हो जाती है डीसी साहब की अध्यक्षता में, और वो आपका जो लोन है वो हम बैंक को, जो आपने भर रखा होता है, उस बैंक को भेज देते हैं। बैंक जो है विद इन, उसको टाइम पीरियड उसका फिक्स है, विद इन 1 मंथ उसको जो है उसको सैंक्शन करना होता है, या बेस्ड ऑन उसकी वायबिलिटी के हिसाब से रिजेक्ट करेगा या एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद में उसको बैंक लोन दे देगा और ऑनलाइन ही वो सब्सिडी के लिए अप्लाई करेगा। और 60% जो सब्सिडी उसको, जैसे ही उसको पहली इंस्टॉलमेंट मिल जाती है, 60% सब्सिडी यहाँ से डिपार्टमेंट से रिलीज कर दी जाती है। तो आज की डेट में ये सबसे जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का, इसमें बहुत सारे युवा जो हैं इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ये स्कीम जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, कोई प्रोडक्ट बनाना है उसके लिए, या सर्विस सेक्टर के लिए। सर्विस सेक्टर में आपकी होगी, जैसे आप मान लीजिए कोई वेल्डिंग शॉप ही है, या कोई ऑटो सर्विस स्टेशन ही खोलना है, या कोई टेंट हाउस ही है, ये सारी जो है ये सर्विस एक्टिविटीज़ में कवर होती हैं। हमारे पास लगभग 62-63 आइटम्स की जो लिस्ट है, डाटा प्रोसेसिंग सेंटर है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आपको इनको सर्कुलेट कर देंगे पॉम्पलेट से, ठीक है। तो इसमें आपकी एक्टिविटीज़ की भी एक और अलग से है, MMSY के जो पोर्टल है उसमें भी आप चेक कर सकते हैं। और इसमें ट्रेडिंग सेक्टर भी है। अगर दुकान ही खोलनी है किसी ने, मान लिया कि मैंने किराने की शॉप खोलनी है, मैंने कपड़े की दुकान खोलनी है, तो इसमें सारी शॉप्स जो है ट्रेडिंग सेक्टर भी इसमें कवर होता है। इसमें जो आपके फूड वेंडर्स जो बैंस हैं, जो आपने देखा होगा कि हमारे रोड्स पे जो है जो बैन जो इसमें फूड आइटम सप्लाई करते हैं, फास्ट फूड्स की है, वो गाड़ियाँ 10 लाख तक की जो है गाड़ी में इसमें फाइनेंस होती हैं। बहुत ही अच्छी स्कीम, क्योंकि 25% सब्सिडी है उसमें। अगर मान लिया 10 लाख की अगर तक की गाड़ी लेता है, मान लिया बोलेरो पिकअप ही ले रहा है वो, तो 10 लाख की आती है, वो 10 लाख या 8 लाख की होगी तो उसको 25% सब्सिडी है उसमें। यानी कि 2 लाख रुपए सीधे ही उसको उसके स्टार्टिंग देने नहीं है, उसको सब्सिडी में उसको रूप में मिल जाएंगे उसको। और उसके ऊपर जो है 6 लाख के ऊपर उसको ब्याज पड़ेगा, उसमें भी 5% जो है उसको जो इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो जो है इंटरेस्ट सब्सिडी जो उसको दे दी जाती है। दूसरा क्या है कि कोलेटरल फ्री लोन है, कि आपको बैंक जो कहते हैं कोलेटरल फ्री, इसमें सिक्योरिटी भी सरकार दे रही है, कि जो लोन की जो सिक्योरिटी होती है, अदरवाइज क्या बोलते हैं कि अपने घर प्लेस कराओ, अपनी ज़मीन प्लेस कराओ लोन देने के लिए। तो इसमें जो भी कुछ इसमें जो CGTMSE क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट है, वो कुछ पैसे लेता है, एडिशनल फीस लेता है, 1 या 1.5% तक की बैंक जो है इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा चार्ज करता है। तो जो भी वो चार्ज करेगा वो 3 साल तक के लिए डिपार्टमेंट जो है उसको CGTMSE फीस भी अपनी तरफ से जितना भी बैंक चार्ज करता है वो हम रिइंबर्स करते हैं उसके खाते में। तो इट इज़ वन ऑफ जो है इसको कहते हैं कि जो यंग हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए अगर सपोज जॉब के लिए अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो इसमें अपना जो अपना वेंचर सेटअप कर सकते हैं। जैसे अपने जैसे नेहा मैनेजर जो हमारे इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो स्टार्टअप स्कीम्स हैं, जैसे बच्चे जिससे पास आउट होते हैं कॉलेज से, उसके बाद सोचते हैं कि हमने क्या करना है, ठीक है। बहुत से लोगों के मन में आइडियाज़ रहते हैं, लेकिन वो आइडिया मैच्योर होने के लिए फंड्स नहीं होते। तो फंड्स नहीं होते तो क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ उनके मन में ही रह जाते हैं। जैसे सही बताया कि आपको जो है स्टार्टअप शुरू करने के लिए बहुत स्टूडेंट्स के लिए है कि स्टार्टअप शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे बड़े फंड्स की आवश्यकता नहीं है। आपने जितने भी देखा होगा, चाहे लेट इट बी एप्पल हो या KFC हो, ये कहाँ कहीं गैरेज से शुरू हुए हैं, 4 दोस्तों ने मिल करके ये स्टार्टअप शुरू किए और बहुत सारे उनको $1 मिलियन की जरूरत नहीं थी कि उनको वो सेटअप करने के लिए हैं। तो ये सिर्फ आइडिया है, और आइडिया होना चाहिए आपका नया होना चाहिए। स्टार्टअप क्या है कि आपका इनोवेटिव आइडिया होना चाहिए और उसको प्रैक्टिकल उसको स्वरूप कैसे देना है, फाइनली मैच्योर कैसे आपके आइडिया का मैच्योर कैसा करना है, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छी स्कीम जो है स्टार्टअप CM स्टार्टअप स्कीम लॉन्च की है। जो अपने आइडिया को लेके आते हैं
अपने आइडिया को हमारी इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश ने 7 to 8 जो इंस्टीट्यूशंस को डेजिग्नेट कर रखे हैं। आपके यहाँ पर ये NIT हमीरपुर है, जैसे IIT मंडी है, आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है पालमपुर है, CSIR पालमपुर है। तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं या हमारी एप्लीकेशन के थ्रू ही अप्लाई कर सकते हैं। इस इंस्टीट्यूशन को अप्लाई करते हैं तो आपके जो है हार्डली मंथली मीटिंग्स होती हैं, तो आपको अपनी एक प्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी कि मेरे मन में ऐसा ऐसे आइडिया है कि मैं ये कर सकती हूँ, ये कर सकता हूँ। उस आइडिया उनको लगता है कमेटी को लगता है कि ये आइडिया जो है वाइबल है। अभी ये पीछे अभी हमारी एक मीटिंग हुई थी, इसमें ये एक स्टूडेंट आया था, वो ही वाज ड्रॉप आउट, वो उसमें हार्डली 10th का बच्चा था, तो उसके बाद स्कूल नहीं जा रहा था, NOIU से उसने मैट्रिक की है। वो आइडिया लेके आया कि मैं जो है जो गन्ने के जो छिलके होते हैं उसकी मैं बॉटल्स बनाऊंगा और मैं प्लास्टिक को रिप्लेस करूंगा। आइडिया तो बहुत अच्छा है उसका कि कैसे वो प्लास्टिक बॉटल्स को रिप्लेस करेगा, लेकिन वो बॉटल्स कैसे बनाएगा, उसका टेक्निकल नो हाउ कहाँ से लेगा वो उसको आइडिया नहीं था। तो जितने भी बड़े स्टार्टअप हुए हैं वो इमेजिनेशन पे ही बेस्ड थे, वो कि लोगों ने इमेजिन किया, और जिसको हम लोग बोलते थे कि यार ये तो बेवकूफ़ है कि ये क्या आइडिया लेकर के आ रहा है, और उनके जो है उन्होंने कुछ दुनिया से हटके किया, इसलिए वो आज उनका नाम जो है बुक्स में है। तो ये स्टार्टअप के तो वैसे ही रहते हैं कि जिनके जैसे जिसको बोलते हैं कि ये बोगस आइडिया है, ये तो कहाँ मैच्योर होने वाला है, लेकिन उसका कैसे इसको शुरू फाइनली मैच्योर कैसे करना है, उसके लिए इनोवेशन सेंटर जो सेटअप किए गवर्नमेंट ने। जरूरी नहीं 100 आइडियाज़ लेके आए कि तो 100 ही आपके मैच्योर हो जाएंगे, उसमें हो सकता है एक आइडिया ही आपका मैच्योर हो पाए। ऐसा एक BSc का स्टूडेंट था, तो जब वो फाइनल ईयर कर रहा था तो उससे जो प्रैक्टिकल कर रहा था तो उसके मन उसको एक शेलफिश होती है, तो उसने देखा कि शेलफिश का जो एक एक्सट्रैक्ट निकला उसने देखा कि उसका कोई घाव हुआ था, उसने वहाँ पे लगाया और इमीडिएटली ब्लड उसका बंद हो गया। सो ही गॉट एन आइडिया कि यार इसका कोई प्रोडक्ट डेवलप किया जा सकता है। तो उसने ऐसे बोला कि मैं ऐसी इसकी कोई जो है ऑइंटमेंट बनाऊंगा कि जितने भी ये जो वूंड होंगे, जैसे कोई घाव लग गया इमीडिएटली, जो कट लग गया, तो इसको लगा देंगे तो इमीडिएटली बंद हो जाएगी। वो आइडिया जो है एक अपनी वेंचर फंड के पास गया। तो कुछ जो वेंचर फंड जो होते हैं, क्योंकि प्राइवेट फंडिंग होती है, बैंक तो आपको लोन नहीं देगा, ये आपकी देखेगा कि आपके पास पैसे तो है नहीं, बैंक भी लोन देखता कि कोई बड़े वाला पैसे वाला उसको लोन देता है। लेकिन उसको फाइनली क्या हुआ कि उसको एक वेंचर फंड ने उसको फंड कर दिया, उसको ये गेव हिम 10 लाख रुपये, 10 लाख रुपये रिस्क ले लिए, 10 लाख रुपये तुम प्रोडक्ट डेवलप करो। उसने उसकी बैंडेड बनाई, और वो बैंडेज जो थी वो एक अमेरिकन का कंपनी थी, उसने उसकी आइडिया को 100 करोड़ में उसको बाई किया, 100 करोड़ की कंपनी बन गई। तो ये छोटे आइडिया जो होते हैं वो ऐसे आइडियाज़ होते हैं कि जरूरी नहीं कि बहुत उसमें पढ़े लिखे होने वाली बात होती है इसमें, लेकिन ये आइडिया कैसे मैच्योर होना है। तो बहुत सारे जो हमारे जो स्टार्टअप्स हैं ये ऐसे ही बिगिनिंग उनकी ऐसे ही हुई है। हर इंसान में कुछ ना कुछ हुनर होता है, और वो हुनर उसको पता नहीं होता कि मेरे में स्किल क्या है। वही एक्चुअली हमें होना चाहिए कि हम क्या करना चाहते हैं और किस में हम अच्छे हैं, उसी चीज़ के पीछे एक्सप्लोर करो। कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए है कि कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। आपका हो सकता है एक बड़ा सिंपल सा आइडिया हो, वो सिंपल का आइडिया भी आपका मैच्योर हो सकता है। किसी को कुकिंग में बड़ा अच्छा इंटरेस्ट हो कि मैं बहुत अच्छी कोई एक रेसिपी बना सकता हूँ, वो रेसिपी को आपने कैसे मार्केट करना है, और वो दुनिया से हटके होना चाहिए। अभी जैसे एक आपने हॉट मिलियन के नाम से सुना हुआ, 76 चंडीगढ़ में बर्गर का है, ठीक है, उसकी बड़ी चेन है अभी। तो एक कर्नल साहब थे, उन्होंने वो रिटायर आ गए, तो उन्होंने सोचा कि क्या करूँ, दोनों मियाँ बीवी थे, बच्चे वगैरह तो उनके ग्रोन अप हो गए थे, सब बाहर चले गए थे। तो कर्नल साहब की मिसेस को ना बर्गर बनाने बड़े अच्छे आते थे, तो घर में बर्गर अच्छे बनाती थी वो। तो उन्होंने उसने एक दिन बोला कि क्या मैं बोले बर्गर बना दूंगी, क्या अपने बाहर बेचाओगे? मैं कहते दिमाग ख़राब हो गया, मेरे को इतनी अच्छी पेंशन मिलती है, मैं यही काम करूँगा, कहते मैं बर्गर बेच के आऊँगा। तो ऐसे बोर होते होते ऐसे महीना 2 महीने निकल गए। देन एक दिन फिर उसने बोला कि मैं देख लो, आप मैं बना देती हूँ कुछ ना कुछ और आप बेच आना। बोले ठीक है, तुम बोलती हो तो मैं बेच ही आता हूँ।
17 सेक्टर के सामने उन्होंने रेडी पे खड़े हो गए और उन्होंने बर्गर लेके आए थे, 15-20 बनाए थे उन्होंने, और बहुत टेस्टी थे वो तो, उनके हाथों तो बिक गए। तो लोग आके पूछने लगे कल फिर लेके आओगे, कहते हैं हाँ लाऊंगा। तो ऐसे 20 से 40 हुए, 40 से 80, 100, और उसके बाद में उन्होंने अपना रेस्टोरेंट खोल दिया। अब उसकी चेन बन गई है। तो क्योंकि उनको दोनों मियाँ बीवी ने खोला था और खुद वो कुकिंग करती थी, और उसके बाद में उन्होंने ट्रेन कर दिया, तो ऐसे ही उसकी चेन बन गई। फॉर एग्जाम्पल KFC है, वो भी क्या, तो वो उसके बाद में तो रिटायर हो गया था बेचारा, कहीं होटल में कुक था वो है, लेकिन वो चिकन बड़ा अच्छा बनाता था। तो उसके बाद में उसका कुछ हज़ारों में उसको पैसे मिले थे रिटायरमेंट के बाद में, वो वहाँ से उसने शुरू किया अपना बिजनेस। तो ऐसा है कि बिजनेस जो है वो ऐसे ही रिस्क ही लेना पड़ता है उसमें। और अपने कलाम साहब ने भी बोला कि भाई आपकी जो बिग एम तो होना चाहिए, स्टूडेंट्स को बिग एम होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस थिंकिंग और हार्ड वर्क, और चौथी परसिवरेंस। कि सेंस इतनी होनी चाहिए कि कुछ गलत हो गया तो ऐसा नहीं भाग जाओ, तो उसके ऊपर अड़े रहो। तो ये जो हमारी स्कीम्स हैं, ये स्वावलंबी बनाने के लिए स्कीम्स हैं। गवर्नमेंट तो हर स्टेप पे हेल्प कर रही है, और इस स्कीम जो इतनी ब्रॉड कर दी है स्कीम हमारी, इवन तो अभी जो डेयरी और पोल्ट्री अपने अखबार में पड़ा होना, ये भी इसमें कवर करने के लिए भी सरकार ने अभी घोषणा हो जाएगी। तो अभी इसके ऊपर काम चल रहा है कि भाई डेयरी और पोल्ट्री सेक्टर के लिए नहीं था, क्योंकि बहुत सारी स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती थी वो थी नहीं। और हालांकि ये प्राइमरी सेक्टर है किसानों के लिए, तो बहुत डेयरी है और जो पोल्ट्री है, तो ये पोल्ट्री के लिए भी ये भी स्कीम में इसमें ये भी कवर हो जाएगा। अभी छोटी गाड़ियाँ, छोटे व्हीकल्स, हमारे ई-रिक्शाज जो मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में है, ये चीज़ें सारी इसमें कवर होती हैं। अपने जो सर्विस सेक्टर है, अपनी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं, अपने शॉप्स होगी, अपने सर्विस सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, बड़ी छोटी से लेकर बड़ी इंडस्ट्री तक का 1 करोड़ तक के इसमें लोन का प्रावधान कर दिया गया कि 1 करोड़ तक जो अपना जो है आदमी जो है अपनी इंडस्ट्री लगा सकता है, उद्योग लगा सकता है, और लोगों को भी रोजगार दे सकता है। इसमें यह है कि आपने रोजगार, खुद को तो रोजगार मिलेगा ही, लेकिन साथ में लोगों को भी उसमें रोजगार देने का इसमें ये है। तो बहुत सारे लोगों की अभी हमारे पास क्वायरीज आती हैं कि इंडस्ट्री में भी इंडस्ट्री हम कैसे लगाएं, कैसे, कोई उसका विरोध तो नहीं होगा कि भाई हम इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो कोई उसका लाइसेंस तो नहीं चाहिए उसमें। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि भाई मैं कैसे उद्योग लगाऊंगा, तो मेरे को कोई वो तो नहीं करेगा। तो इसके लिए जो हमारी प्रदेश सरकार ने अभी एक MSME सर्टिफिकेशन का एक एक्ट बनाया था, उसके अनुसार जो है 3 साल तक कोई भी लाइसेंस जो है कुछ छोड़ करके, जैसे पोल्यूशन का तो चाहिए, लेकिन जैसे कोई लेबर का है, कोई शॉप एक्ट के अनुसार उसको लेनी है, वो चीज़ें उसको लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। तो उसके लिए एक सेल्फ एक्नॉलेजमेंट अपनी भरनी पड़ती है, फॉर्म भरना पड़ता है। उसके लिए हमारी इमर्जिंग हिमाचल वेबसाइट है, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो GM की तरफ से एक्नॉलेजमेंट सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। 3 साल तक आपको कोई पूछने वाला नहीं है। आप 3 साल के बाद हाँ उसके एक्नॉलेजमेंट में अपने जो भी अंडरटेकिंग देगा वो उसको पूरी करनी पड़ेगी कि मैं अपनी बिल्डिंग मैंने ऐसे बनानी है। मान लीजिए आप होटल सेटअप कर रहे हैं, तो उसका जो बिल्डिंग का नक्शा जो पूरा अप्रूव होगा, तो पहले अप्रूव करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो बनाएगा उस हिसाब से, या जो है उसका रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट बनाएगा, लेकिन उसको सर्टिफिकेशन पहले शुरू हो जाएगी, उसको मिल जाएगी। उसको जाने दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। वो 3 साल तक अपने जो है ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता रहेगा, लेकिन साथ साथ में अपनी इंडस्ट्री भी सेटअप कर लेगा। तो इसमें ये बहुत सिंपल है कि आपको उद्योग लगाने के लिए कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे आपकी इंडस्ट्री या सेटअप हो जाती है, उसके बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। उद्यम रजिस्ट्रेशन है, वो भी ऑनलाइन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई कहीं पैसा देने के लिए, आपको कहीं भी पैसा देने की, जो मैंने स्कीमें बताई इसको अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं लगती है, कोई चार्जेस नहीं है। कई बहुत सारे एजेंट जो है आपको मार्केट में मिल जाएंगे घूम रहे हैं कि मैंने यहाँ मैं तेरे लोन करा दूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ठग जाते हैं इसमें। अभी भी हमारे पास कई लोग आते हैं कि जी मैंने तो 10 लाख का लोन लेना था, लेकिन मेरे से एजेंट जो 50,000 रुपये ले गया। वो क्या ले गया? वो स्कीम ही ऑनलाइन है, आप इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जिसका होना होगा उसको हो जाएगा, क्योंकि इसकी कमेटी है, डीसी साहब की अध्यक्षता में कमेटी है, उस देर फाइनल हो जाते हैं कि ये होना है, ये नहीं होना। कोई सिफारिश का कोई चक्कर नहीं है। और इसमें हम 99% जो हम केसेस इसमें हो जाते हैं, कर देते हैं। इसमें 1% भी रिजेक्ट इसलिए होते हैं कि उनका कहीं के एज बार हो गया, जैसे 45 साल से ऊपर एज होगी, या कोई एक्टिविटी जो है वो उसमें कवर नहीं होती है।
फॉर एग्जांपल वो बोले कि मैंने कोई शराब का ठेका खोलना, उसके लिए वो एक्टिविटी कवर नहीं होती है, तो वो तब रिजेक्ट होते हैं। अदरवाइज जो है सारी इसमें एक्टिविटीज इसमें कवर होती हैं, और किसी को भी, मतलब मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि किसी को भी कोई पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप किसी को डाउट है कि मैंने कैसे अप्लाई करना है, साइबर कैफे से अप्लाई कर सकते हैं। हमारे अगर वहाँ से नहीं हो रहा है, हमारी 24 आवर्स मेरा फ़ोन ऑन रहता है, हमारे ऑफिस का फ़ोन है, वो तो वर्किंग आवर्स में है, आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर कर सकते हैं। नहीं है तो धर्मशाला विजिट कर सकते हैं। हमारे वीडियो नगरोटा अपने ऑफिस में बैठते हैं, हमारे यूओ इंडस्ट्री हैं, ये प्रदीप जी हैं, ये आपको पूरा प्रॉपर्ली गाइड कर देंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कौन सी स्कीम में अप्लाई करना है। अलग अलग इसमें क्वांटम है, सब्सिडी के भी क्वांटम अलग अलग है, गारंटी रेट अलग अलग है, तो आपका कौन सी स्कीम में आप कवर होते हैं। मान लिया किसी एज 45 साल होगी और बोलना है, वो चाह रहा है कि मैंने टेंट हाउस लगाना है, मैंने टेंट हाउस की मैंने काम करना है, तो वो स्कीम तो 45 साल में कवर नहीं होता, तो उसके लिए हमारी जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, PMEGP स्कीम, उसमें कवर हो जाता है, तो वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं आप, उसमें एज का बार नहीं है उसमें, ठीक है, तो वो वहाँ पे आप कवर हो जाते हैं। या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये बहुत सारे हमारे FPOs भी अपने गोटाबाग में भी फॉर्म हो गई है, जो अभी एग्रीकल्चर बेस्ड है, वो है सब्जियों के लिए उन्होंने FPO अभी यहाँ पे रजिस्टर हुई है एक, तो ऐसे जो है सब्जियों का काम कर रहे हैं, फलों का काम कर रहे हैं, या वेजिटेबल का अचार चटनी, ये इस टाइप से कुछ बनाना है, अपनी स्टार्टअप शुरू करना है, तो वो उसमें कर सकते हैं। अब मेरे को ध्यान में आया कि एक यहाँ पे जो अपने गोटाबाग में एक टीचर थे और उनकी वाइफ थी, वो तो बेचारे वाइफ तो उसके वो थी, हाउस वाइफ थी, कोई कुछ नहीं करती थी, लेकिन उनको उनके 2-3 बच्चे थे, 3 किड्स, 3 बच्चे थे उनके, और उनको बड़ी ये थी इच्छा कि मैंने काम सीखना कोई, और नगरोटाबाग में आपकी जो फैक्ट्री है अचार वाली है, जो HPMC वाली है, यहाँ पे जाती रही वो 1 साल उसने ट्रेनिंग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, उनकी हेल्प भी कराती थी और खुद सीखती थी अचार कैसे बनाया जाता है। और उस लेडी ने अपनी फैक्ट्री शुरू की जब वो थे बिलासपुर साइड के थे और घुमारवी में, तो छोटा सा उसने कारोबार शुरू किया, और उसका अचार इतना पॉपुलर हुआ बाद में कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को उसकी सप्लाई ट्रकों के हिसाब से सप्लाई आती है उसको। तो जैसे आप बोलते हैं कि हम तो गृहिणी हैं, हमें तो बहुत सारे काम है, हम कैसे हम बिजनेस कर सकते हैं, है ना, तो उन्होंने उसको, जब मैं मंडी में होता था तो हम उसको एज ए रिसोर्स पर्सन बुलाया जाता था ऐसी मीटिंग्स में कि आप अपने इन लोगों को आप जिसको कहते हैं इंस्पिरेशन दो उनको कि बाकी महिलाओं को कैसे करना है। तो मैंने बताया कि हर इंसान में, हर लेडी में, हर लड़के में, हर लड़की में कुछ ना कुछ उसके पास में कोई एक पर्टिकुलर स्किल होती है, भगवान ने वो उसको देन दी होती है। तो ऐसे ही आप जो है, अगर कोई छोटा काम था, वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं थी उसको, आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए थे उसको, है ना। जैसे हम लिज्जत पापड़ का एग्जाम्पल ले लें, तो वो तो 7 महिलाओं ने शुरू किया था, कोई बैंक लोन नहीं लिया। एक वुमन के घर में जो अपने गोरेगांव है महाराष्ट्र में, तो एक छत पे उन्होंने इकट्ठे मिलकर के पापड़ बनाने शुरू किए और बोला कि बेचा, एक आदमी बोला तुम बेच के आ जाओ, तो पापड़ बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने लेकिन अपने क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, प्रॉफिट बड़ा मार्जिनल रखा, और उनके इतने पापड़ इतने मशहूर हुए। आज भारत में लगभग 8 से 10 हज़ार महिलाएं इस उद्योग में जुड़ी हुई हैं और करोड़ों रुपए का उसका टर्नओवर है। तो वो 7 महिलाओं ने शुरू किया, 10 रुपये कंट्रीब्यूशन डाली थी अपनी जेब से, 70 रुपये का बिजनेस स्टार्ट है वो, 70 रुपये। तो ऐसे अगर कोई, जैसे अपने एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसे ही है कि आपको हो सकता है कि आपको कुछ टाइम के लिए आपको फेज ऑर्डर मिल जाए कुछ, है ना, तो जो, लेकिन ये है कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि आप में क्या स्पेशल है, और वो स्पेशल को आपने कैसे मैच्योर कैसे करवाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। रिगार्डिंग तो आपका ये आप कौन सी ब्रांच के हैं? सिविल ब्रांच के, ओके, ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी अपनी सिविल कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलो अपनी। अब तो लॉकडाउन में है, बहुत सारे जो बाहर से लोग आ गए हैं यहाँ पे, और वो बहुत अच्छे उन्होंने कंसेप्ट लेके आए हैं, और अच्छी उन्होंने अपने अभी प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए यहाँ पे। हमारे बहुत सारे स्टार्टअप जो हैं अभी मैच्योर हो गए, जो CSIR पालमपुर से हुए, कि जो हमारे जैसे सोप ही है, जैसे है ना, एक चंबा में है, एक छोटा सा गाँव में जहाँ बस में नहीं जाती, और एक लेडी है वो बनाती है साबुन होता है ना, तो पूरा हर्बल सोप है वो, उसमें कोई भी केमिकल नहीं है,
और उसका जो शॉप थोड़ा सा उसको पता लगा, कोई फॉरनर थी, उसको उन्होंने जब यूज़ किया उसने, तो वो तो हैरान हो गए। उसने जब उनका टेस्टिंग कराई जर्मनी में है, तो उन्होंने देखा कि इसमें तो कुछ भी नहीं है और बहुत सबसे बेस्ट शॉप था। और उसका अभी सारा ही शॉप वो घर में बनाती है और सारा एक्सपोर्ट होता है ना। तो ये है छोटे छोटे मतलब जो वेंचर हैं जो हम इसको बोलते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वॉल्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे, कई लोग क्या करते हैं कि जिनको आइडिया नहीं होता वो बहुत सारे बड़े लोन में फंस जाते हैं, बड़ी बड़ी लोन ले लिया, बड़ी बिल्डिंग बना दी या बैंक्वेट हॉल ही बना दिया, है ना। तो और फाइनली होता क्या है कि उसमें आपकी रिटर्न्स नहीं आते, तो वो शुरू में ही फेल हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आपको मार्केट के बारे में मार्केट सर्वे जरूरी होनी चाहिए कि आज की, और सबसे जो स्टार्टअप की जो बेसिक कंसेप्ट यही आती है आप लोगों के बच्चों के लिए कि आप देखो कि आपकी जो कम्युनिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है और उसका सलूशन क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर देखो आप। जैसे इन्होंने बताया कि वो जो आज की अगरबत्तियों वाला जो कंसेप्ट था वो यहीं से आया था। जो 2 IITians थे, उन्होंने जो कानपुर से थे, तो उन्होंने जब ये देखा कि वाराणसी वगैरह में मतलब हमारे यहाँ तो जो फूलों की इतनी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन बनारस में वहाँ टेम्पल है, तो वहाँ बहुत सारे जो फूल होते थे वो सारे गंगा में वेस्टेज जाती थी। तो उन्होंने लगे कि बहुत बड़ी समस्या है, पोल्यूशन की समस्या है, वाटर पोल्यूशन है। तो वो उन्होंने वो 75,000 रुपये से मशीनरी डेवलप की उन्होंने, और जो है ये अगरबत्तियाँ, जो फ्लावर्स की जो अगरबत्ती हैं वो बनाना शुरू की। तो सबसे बड़ी ये था कि इसका पोल्यूशन की समस्या खत्म हो गई कि जो गंगा में टनों के हिसाब से जाता था वो सारी अगरबत्ती मारने लग गया। दूसरा जो वाली कन्वेंशनल अगरबत्ती वो चारकोल की बड़ी होती है, धुआं जो होता है सबसे डेंजरस होता है, अगरबत्ती चलानी चाहिए। तो वो हालांकि हम भी चलाते हैं, इसमें नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो वो जो थी वो अगरबत्तियाँ बहुत बेस्ट स्टार्टअप उनका हुआ, एंड दे वर इन करोड्स विद इन 4 और 5 ईयर्स। और नॉट ओनली वाराणसी में, उन्होंने कानपुर जितने भी बड़े बड़े बिग सिटीज़ थे और जो हमें जहाँ टेम्पल्स ज़्यादा हैं सारे ही फ्लावर के साथ में MOUs हो गया। हमारा भी अभी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के साथ MOU हुआ है जियोलॉजी वाला है। तो ये जो पूरे मंदिर के या कांगड़ा टेम्पल के सारे फूल जो है उनको एक स्टार्टअप देंगे तो फ्लावर्स बनाएंगे इसके। और ये टेक्नोलॉजी जो अभी CSIR ने डेवलप की, तो CSIR जो है आपको टेक्नोलॉजी जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। आपको मशीन दे देगा, वो टेक्नोलॉजी दे देगा कि आपको 4-5 लाख रुपए लेते हैं वो, और दे विल गिव यू टेक्नोलॉजी, और वो इधर जो उसके ऊपर जो है रॉयल्टी लेते रहते हैं कि आप जितनी मार्केट होगी वो 2% उनको देते रहो। ठीक है, इससे वन ऑफ अच्छी चीज़ है वो। अब जैसे उन्होंने टी वाइन बनाई है, चाय की पत्ती से वाइन बनाई है अभी उन्होंने, फिर अभी इन्होंने ऑर्गेनिक टी है, हनी टी है, बहुत सारी टीज़ के ऊपर बड़ा काम किया। हनी के ऊपर बहुत काम हो रहा है। अभी उन्होंने हनी के ऊपर जो हनी के वो बॉक्सेस बनाए हैं 3000 कॉस्ट, तो उसमें तो टैप लगा हुआ है, तो आप उसमें टैप घुमाएंगे तो उसमें शहद बाहर निकल जाएगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो ऐसे से बड़े सर्च काम चल रहे हैं CSIR पालनपुर। आप जितने स्टूडेंट्स हैं यू मस्ट विजिट देयर, CSIR पालनपुर में एक बार जाइए आप। जरूरी नहीं आप सिविल में कर रहे हैं तो दूसरे का फिर दूसरे में नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आप दूसरा भी देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर, जैसे अर्ली वो ड्रॉपिंग होती है उसकी, हाँ वो उसके लिए क्या इंडस्ट्री का जैसे हम छूट पड़ना हो या हाँ, उसके लिए तो आपके लिए बड़ा अच्छी स्कीम है। ये जो हमारी प्राइम आपका जिससे मान लिया प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइज माइक्रो एंटरप्राइजेज 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए, तो अभी ना हम आप मेरा नंबर शेयर कर देना, हम यहाँ पे एक इसके लिए अलग से ट्रेनिंग करवा रहे हैं। और मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में जो हमारी टाइप है वहाँ डॉक्टर मीनाक्षी हैं, तो वो ट्रेनिंग करवाएंगे फार्मर्स के लिए। 30 का ग्रुप मैंने नगोटा भी चुना हुआ उसमें, नगोटा बागों के जो फार्मर्स हैं। तो सर मैं हम जैसे हम जो महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि मार्केटिंग में बड़ा दिक्कत है। हाँ आम हमारे टनों में होते हैं पर वो प्राइस नहीं मिलते, नहीं मिलते, बिल्कुल दिक्कत है। बिल्कुल सर, आप सही बता रहे हैं। तो उसके लिए आपका जो है ये जो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइज माइक्रो एंटरप्राइजेज इसी के लिए स्कीम है। तो इसमें आप जो है ये सारे प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं। और ऐसा नहीं, मार्केटिंग की तो बात आपकी सही है, लेकिन ऐसा कि कई जो इतने अच्छे प्रोडक्ट होते हैं कि वो लोग बोलते हैं जिसमें कोई चीज़ नहीं। ब्रांडिंग की बात है, आप ब्रांडिंग कैसे करती है कि हम तो वैसे वो आते खड़ा खड़ा बेच सकते हैं, ये तो सही कह रहे हैं, पर इसको प्रोसेस करके आप देखो, आप बैठिए प्लीज़।